Assalamualaikum to all my beautiful students. Welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So today our topic is assimilation. ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं. अब सिर्फ चंद ही टॉपिक्स रहते हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिटेल में कवर कर लेंगे. ठीक है, तो एसिमिलेशन कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशंस फ्रॉम ब्लड टू सेल्स. ब्लड से सेल्स तक चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करना और उसको यूटिलाइज़ करना कि किस तरह से उन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है सेल्स के अंदर. ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे डिटेल में. तो हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं. ऑब्वियसली ग्लूकोज है हमारे ब्लड के अंदर, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स यानी कि फैट्स. ठीक है, फैट्स हैं, वाटर है, मिनरल्स है और वाइटामिन्स है. ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि ये जो वाटर, मिनरल्स है, ये जो वाइटामिन्स है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये डायरेक्टली किया जाता है, इनको तोड़ा नहीं जाता. ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली किया जाता है, इनको तोड़ा नहीं जाता. और इसके पीछे रीज़न क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं. तो इन चीज़ों को तोड़ा क्यों नहीं जाता, वाइटामिन्स को, वाटर को और मिनरल्स वगैरह को, तो इन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. आसान लफ्ज़ों में इन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और न्यूट्रिएंट्स दो तरह की होती हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती हैं. एक जिनका साइज़ बड़ा होता है और एक जिनका साइज़ छोटा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम डिस्कस करते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खाना हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है, ये क्वांटिटी में खाना हमारे लिए ज़रूरी है. इसके बाद इसको हम प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स या फिर चीफ न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी प्लेट में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना भी ज़रूरी है. ठीक है, और ये क्या है, ये एनर्जी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं. ठीक है, और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है और नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इनसे क्या बनाई जाती है, इनसे एनर्जी बनाई जाती है, जब इनको एनर्जी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा गया है. दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको क्यों कहा हमने, क्योंकि प्लेट में इसकी ज़्यादा क्वांटिटी की हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये खाना भी ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वाटर है. ठीक है, अब जैसे पानी पीने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है. ठीक है, पानी पीने से हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना. और जैसे कि रफेज हो गया, सैलड जिसे हम कहते हैं, वो हम भर भर के खाते ज़रूर है, लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा इससे कोई हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी हम खाते हैं. क्यों खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, लेकिन आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. लेकिन फिर भी हम क्यों इतना ज़्यादा सेल्यूलोज खाते हैं, इतना ज़्यादा हम क्यों फाइबर कंटेंट वगैरह रखते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, फाइबर क्या करता है, फूड का सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है फॉर बेटर डाइजेशन. ठीक है, इसलिए ये खाना ज़रूरी है. जैसे कि वाइटामिन्स खाना ज़रूरी है, मिनरल्स खाना ज़रूरी है, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी नहीं मिलती, इससे हमारा कोई पेट नहीं भरता. अगर हमें भूख लग रही होगी तो अगर हम एक विटामिन की गोली ले लेंगे तो उससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा ना, और ना ही हमें कोई बिल्कुल ही साथ ही साथ विटामिन की गोली लेने के फ़ौरन बाद ही बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी, नहीं ना. लेकिन अगर हम वही एक टॉफ़ी खा लेंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हमारी भूख ख़त्म हो गई है, राइट. तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये रेगुलेटर्स होते हैं. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमने जो कुछ भी खाया, जो कुछ भी हमारे ब्लड के अंदर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, फैट्स है, जो कुछ भी है, वो सेल्स तक जो चीज़ें पहुंच रही है ब्लड से हमारे, उस चीज़ों को यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है. हमने डाइजेशन देखी कि किस तरह से डाइजेशन की जाती है चीज़ों की, फिर हमने एब्जॉर्प्शन देखी है कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन की जाती है. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जिस चीज़ का एब्जॉर्प्शन किया गया है उन चीज़ों को हमारे सेल के अंदर किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली
ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि हमें क्यों भूख लगती है, क्योंकि हमारे सेल्स को भूख लगती है। हमें कोई भी चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे सेल्स को वो चीज़ चाहिए। ठीक है, एनर्जी किसको चाहिए, हमारे सेल्स को चाहिए। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो हम खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ तक पहुँच रही है, हमारे सेल्स तक पहुँच रही है। ठीक है, तो उन चीज़ों को कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, हमारे सेल्स के अंदर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज जब सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ तो उस ग्लूकोज को किस तरह से अब सेल के अंदर यूज़ किया जाएगा, किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा इस ग्लूकोज को। अब इस ग्लूकोज को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा, इससे एटीपी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, इस ग्लूकोज से क्या बनाया जाएगा, एटीपी बनाया जाएगा। एटीपी बनाने के बाद जो ग्लूकोज रह जाता है उससे क्या बनाया जाएगा, उससे फैट बनेगा यहाँ पे, और क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा उससे। अब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज से सबसे पहले हमने क्या बनाया, एटीपी बनाया, जो उससे रह गया उससे फैट बनाया और ग्लाइकोजन बना दिया। ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ ग्लूकोज रह जाता है तो उससे क्या किया, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ग्लूकोज से ये 3 चीज़ें बना दी गई। ठीक है, अब आते हैं हम अमाइनो एसिड्स पे। अब सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया, अगेन सबसे पहले क्या किया गया, अमाइनो एसिड से एटीपी की प्रोडक्शन की गई। ठीक है, एटीपी बनाया गया, उसके बाद इससे क्या किया गया, प्रोटीन सिंथेसिस किया गया इससे। ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ अमाइनो एसिड बच गया तो उससे क्या किया गया, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर दिया गया। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और अगर उसके बावजूद कुछ अमाइनो एसिड्स बच जाता है तो उसको स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, उसको स्टोर नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, उसका डीएमिनेशन कर दिया जाता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट इसको कह के इसको निकाल दिया जाता है बाहर। इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन किसको कहते हैं, सेल के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और यही वो वेस्ट होता है जो एटीपी वगैरह बनने के दौरान जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेस होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, उससे फिर कुछ नहीं बनने के लायक होता तो उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन कर दिया जाता है उस वेस्ट का। ठीक है, एक्सक्रीशन के थ्रू यानी कि यूरिन बनता है। ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड्स। ठीक है, अब फैटी एसिड्स का क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है इसका। ठीक है, और उसके बावजूद अगर वो बच जाए तो उसको किस फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, फैट के फॉर्म में उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, और नहीं तो उसका क्या किया जाता है, उससे ग्लूकोज बना दिया जाता है। अगेन इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वाटर, जो कि आपको पता है क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, तो ये किस तरह ये एक्ट करते हैं, को एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, रेगुलेटर्स की तरह ये एक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किस तरह होती है, बिल्कुल डायरेक्टली होती है, इनको तोड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।